नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 3। अगर आप डायरेक्ट मेरी इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर आप पार्ट 3 में आइए, क्योंकि इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आप सीक्वेंस में स्टडी करेंगे फ्रॉम बेसिक से टू अ हायर लेवल। पार्ट 3 में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पार्ट 3 बेसिकली पार्ट 2 से लिंक्ड है। पार्ट 2 में हमने केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग और उसकी रिप्रेजेंटेशन इन एन इंफॉर्मेटिव मैनर पढ़ा था। उससे कुछ हम सैम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज साथ में क्लिक कर लीजिएगा सब्सक्राइब के बटन पे भी एक बेल आइकन होगा, उस भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसकी अपडेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पार्ट 2 में किया था। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली पार्ट 3 देख रहा है तो स्मॉल रिकैप्चुलेशन है पार्ट 2 का। बैलेंसिंग क्या होती है, एक केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एटम्स, हर एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उन एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ एटम की क्वांटिटी रखते हैं बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में, मतलब रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में जो एलिमेंट है, जो सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, बराबर। यही हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें एक वर्ड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वर्ड्स में दिया होता है, उसको हम बेसिकली इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इन वर्ड्स, ठीक है। फिर हम उन वर्ड्स में से उन वर्ड्स की जगह उन सिंबल्स और फॉर्मूले से रिप्लेस कर देते हैं उस वर्ड को। उसके बाद उसे हम बैलेंस करते हैं बिना फॉर्मूला या सिंबल को हैम्पर या ऑल्टर किए हुए, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उन एलिमेंट्स को किसी भी नंबर से, कैन बी इनफिनिट एनी नंबर। स्टेप 4 में आता है, अगर उसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हम ऐड कर सकते हैं, जैसे फिजिकल स्टेट हम ऐड कर सकते हैं, या कोई हीट चेंज ऐड कर सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, या फिर कोई कंडीशन उसमें लग रही है, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पे हो रहा है, कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व है, बॉइलिंग इन्वॉल्व है, तो वो सारी कंडीशन हम ऐड कर देते हैं ताकि और हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस के साथ साथ एक इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन भी बन जाए। और इन डेप्थ में आपको क्लियरिटी हो जाएगी ये 5 सैम्पल प्रॉब्लम्स के साथ। पहला सैम्पल प्रॉब्लम कहता है कि हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस मतलब वो सोल्यूशन जो वाटर में बनता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं किसमें, एक और एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन वो एक्वस सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और साथ में क्या रह जाता है, सोडियम सल्फेट। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमारी फर्स्ट स्टेप क्या कहलाई जाती है, हमारी फर्स्ट स्टेप कहलाई जाती है कि हमें इस केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में लिखना है। किस में लिखना है, वर्ड इक्वेशन में। अब हम क्या जानते हैं इसमें कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये दोनों क्या हो गए मेरे रिएक्टेंट्स, क्या हो गए रिएक्टेंट्स। तो वर्ड इक्वेशन में लिख लेते हैं, मतलब मेरा जो कॉपर सल्फेट और मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में कर रहा है रिएक्ट, आपस में कर रहा है रिएक्ट। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे रिएक्टेंट हो गए, क्या हो गए, रिएक्टेंट। अब ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। अब स्टेप 2 क्या कहलाई जाती है, स्टेप 2 में आता है कि इसमें हमें इस वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, किससे किससे रिप्लेस करना है, फॉर्मूले और सिंबल से। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है NaOH। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है CuOH होल ट्वाइस। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है Na2SO4। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसको करेंगे हम बैलेंस, क्या करेंगे, बैलेंस। अब हमारे पास क्या आ गई, स्टेप 3।
स्टेप 3 में हमें किसे बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना है CuSO4 प्लस NaOH gives CuOH whole twice प्लस Na2SO4 बैलेंस करने के लिए हमें हर एलिमेंट में देखना पड़ेगा कितने एटम्स हैं, बोथ रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। इस तरीके से हमने एक बना ली टेबल। ये हो गया हमारा इन रिएक्टेंट्स, ये हो गया हमारा इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एटम्स, इस साइड हम क्या ले रहे हैं, इस साइड हम ले रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। पहला हम ले लेते हैं किसका, कॉपर के कितने हैं, सल्फर के कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और Na के कितने हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 के आएंगे। अभी देखिए कॉपर के कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 1, कितना है 1। अब आप सल्फर का देखिए, यहाँ पे कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1। ऑक्सीजन का देखिए, यहाँ पे कितने हैं 4 + 1 कितने हो गए 5, 4 + 1 5। यहाँ कितने हैं 2 + 4 कितना हो गया 6। मतलब ये हमारा बैलेंस नहीं है, ये दोनों तो बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। सोडियम का देखिए, सोडियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो ये भी हमारा बैलेंस्ड नहीं है। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो ये भी हमारा बैलेंस नहीं है। और यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट को करना है, बैलेंस करना है। O5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे 2 है। तो Na और H को मुझे अगर 2 2 बनाना है तो बेसिकली मुझे इस पूरे कंपाउंड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे मेरा Na भी आ जाएगा 2 और हाइड्रोजन भी आ जाएगा 2। चलिए करके देखते हैं। CuSO4 प्लस 2 NaOH gives CuOH whole twice प्लस Na2SO4। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, ठीक है, आपके यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, आपके यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में किस किस में देखनी है हमें, हमें देखनी है कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन। अब कॉपर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कितना है 1, तो ये तो बैलेंस ही था ऑलरेडी। सल्फर भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, ये भी बैलेंस था ऑलरेडी, ये हमारा बैलेंस ही रहा। ऑक्सीजन कितनी हो गई, यहाँ पे 4 + 2 कितने हो गए 6, यहाँ पे कितने हैं 2 + 4 वो भी 6, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया अब बैलेंस। सोडियम को देखिए, सोडियम कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 2, चलो ये भी हमारा हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 2, मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, अब हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस, हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। ये हमारी अल्टीमेट इक्वेशन है। तो हमारी अल्टीमेट इक्वेशन क्या आई, CuSO4 प्लस 2 NaOH gives CuOH whole twice प्लस Na2SO4। ठीक है, अब आती है लास्ट स्टेप। कुछ कंडीशंस हैं तो वो अप्लाई करो। कंडीशन में पहली कंडीशन क्या होती है आपकी, फिजिकल स्टेट लगाना। कौन सी लगाना, फिजिकल स्टेट। तो कॉपर सल्फेट किस स्टेट में है, ऑब्वियसली मेंशन है क्वेश्चन में एक्वस फॉर्म में। NaOH किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। CuOH होल्ड टू किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। और Na2SO4 किस में होता है आपका, एक्वस फॉर्म में। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या था आपका, प्रेसिपिटेट था, इसलिए गैस में आ गए सॉलिड फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपकी हो गई अल्टीमेट एक बैलेंस्ड इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 पे आने से पहले। क्या कंसेप्ट है, आयरन मेटल के ना बहुत सारे ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली 2 ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, फिर दोनों को मिला के एक और ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है।
सो इन टोटल 3 ऑक्साइड्स हैं आपके आयरन मेटल की। पहला है आयरन 2 ऑक्साइड। अब इसे आयरन 2 ऑक्साइड क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जो वैलेंसी होती है ना आपकी आयरन की, वो होती है आपकी 2। क्या होती है आपकी? 2। इसका जो कॉमन नेम होता है वो, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है FeO से। इसका कॉमन नेम होता है फेरस ऑक्साइड। क्या होता है इसका कॉमन नेम? फेरस ऑक्साइड। सिंपल। सेकंड पे आइए, वो है आयरन 3 ऑक्साइड। पहले पढ़ा था आयरन 2 ऑक्साइड, अब आयरन 3 ऑक्साइड। इसकी होता है Fe2O3 से रिप्रेजेंट। क्यों कहते हैं इसे आयरन 3 ऑक्साइड? सेम वही रीजन, बिकॉज यहाँ पे जो वैलेंसी होती है आयरन की वो क्या होती है? 2। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है फेरिक ऑक्साइड। अंतर समझ गए? वो क्या था? फेरस, ये क्या है? फेरिक। अब इन दोनों को मिला के एक और बनता है विच इज Fe3O4। ये बेसिकली आपका मिक्सचर होता है, ये आपका मिक्सचर होता है आयरन 2 और आयरन 3 ऑक्साइड का। ठीक है, दोनों का मिक्सचर होता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। पहले का क्या था? फेरस, दूसरे का फेरिक, इसका मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स सी सैंपल नंबर 2। सैंपल टॉपिक नंबर 2 कहती है कि आयरन मेटल जो हीटेड है, गर्म, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं स्टीम के साथ। वही वाटर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वेपर फॉर्म में, दिस इज वाटर, टू फॉर्म आयरन 2, 3 ऑक्साइड Fe3O4, मतलब मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। और क्या बना रहा है वो? हाइड्रोजन। क्या बना रहा है वो? हाइड्रोजन। तो पहली स्टेप लिखते हैं। पहले स्टेप मतलब वर्ड इक्वेशन, मतलब आयरन आपका रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ। हाँ, अभी हम वाटर भी लिख सकते हैं गैसेस फॉर्म में, लेकिन वो बेटर रहेगा आप स्टीम में ही लिखें, बिकॉज वर्ड इक्वेशन में आपको स्टीम में ही लिखना ठीक है। आयरन 2, 3 ऑक्साइड मतलब Fe3O4 बना रहे हैं। अब साथ में क्या बना रहा है? हाइड्रोजन। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन। अब इसे हम क्या करते हैं? इसको हम सिंबल्स या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करना है हमें स्टेप नंबर 2 पे। तो आयरन की जगह क्या आ गया? Fe। स्टीम की जगह पे क्या आ गया? वाटर। आयरन 2, 3 ऑक्साइड जगह पे क्या आ गया? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe3O4। हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया आपका? H2। क्या आ गया? H2। स्टेप 2 डन। स्टेप 3 में क्या है? आपको बैलेंसिंग करनी है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स आपको चेक करने हैं बेसिकली। ठीक है, तो बॉक्स बना लेते हैं इसमें भी। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड पे, ये हो गया प्रोडक्ट साइड पे। नंबर ऑफ एटम्स हो गए इस साइड। कौन किसके? Fe के चेक करने हैं हमें, हाइड्रोजन के चेक करने हैं हमें, और ऑक्सीजन के चेक करने हैं, बस इसी के। अब Fe का यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ कितना है? 3, तो ये हो गया आपका 1, 3। हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 2, तो ये तो आपका बैलेंस है 2, 2, ये आपका बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। अब उत्तर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 बनाने के लिए इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर आप देखें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आयरन को देखो तो आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो पहले आयरन का देख लेते हैं। Fe को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 3Fe प्लस H2O विच गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इससे क्या हुआ कि मेरा आयरन और आयरन तो मेरे सॉल्व हो गए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑलरेडी सॉल्व था। रह क्या गया? ऑक्सीजन। रह क्या गया मेरा? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे क्या है? वो 1 है। तो ऑब्वियसली मुझे अगर ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो मुझे इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? 4। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे? 4। अब आयरन के एटम्स कितने हैं? यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं? 3, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 4 × 2 8। यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 2, तो मुझे यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। अब अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स Fe देखती हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो देखो Fe का यहाँ पे 3, प्रोडक्ट का भी यहाँ पे 3, सिंपल। हाइड्रोजन का अगर देखती हूँ तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। ऑक्सीजन का देखती हूँ तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। क्या हो गई? हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। स्टेप 3 भी डन। रह क्या गया? सिर्फ स्टेप 4। क्या रह गया? स्टेप 4।
अब मेरा अगर मैं Fe देखूं तो वो किस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। किस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे क्या आएगा आपका, वेपर फॉर्म में। ठीक है, आपका आयरन सेकेंड हाइड्रोक्साइड भी क्या है आपका, सॉलिड फॉर्म में, और हाइड्रोजन क्या है आपकी, गैस। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई इसकी, बैलेंस और इंफॉर्मेटिव इक्वेशन, ये बन गई 3FeS प्लस 4H2O gives Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में प्लस 4H2 गैस। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं सैंपल नंबर 3 पे। सैंपल नंबर 3 क्या कहती है कि एल्यूमिनियम मेटल है, वो आयरन को हटा देता है किस में से, फेरिक ऑक्साइड में से, जो कि Fe2O3, गिविंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है इन सिंपल। पहले स्टेप 1 कर लेते हैं। तो स्टेप 1 में बेसिकली एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, फेरिक ऑक्साइड के साथ, और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, इन्हीं सबको सिंबल्स या फॉर्मूले में लिखना। तो लिख देते हैं, एल्यूमिनियम की जगह पे क्या आ गया, एल्यूमिनियम Al, फेरिक ऑक्साइड की जगह पे क्या आ गया, Fe2O3, और क्या बना रहा था वो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो वो हो गया Al2O3 प्लस आयरन, जो क्या हो गया Fe। जैसे स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है, इसे बैलेंस करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स देख देते हैं कि एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन में कितनी है, दोनों साइड पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम है यहाँ पे 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, तो ये मेरा बैलेंस नहीं है। आयरन के यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे कितना है 1, ये भी मेरा बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं 3, और यहाँ पे कितने हैं 3, तो ये मेरा बैलेंस है। अब एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो इधर 2 बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, मुझे इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरी टर्म क्या बन जाएगी, 2Al प्लस Fe2O3 गिव्स Al2O3 प्लस आयरन। तो इससे क्या हुआ, एल्यूमिनियम भी मेरा 2 बन गया, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सिर्फ क्या रह गया मेरा आयरन। यहाँ बेटा 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो विद दिस मेरे सारे एटम्स जो हैं, जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, सब क्या हो गए, बैलेंस। सब क्या हो गए, बैलेंस। तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या आ गई, 2Al प्लस Fe2O3 गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, एल्यूमिनियम, Fe, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में देख के इन सारे एलिमेंट्स का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। एल्यूमिनियम कितने हैं 2, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 2, आयरन कितने हैं 2, यहाँ पे भी आयरन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 3। इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप, कंडीशंस लगाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, फिजिकल स्टेट। तो पहले एक बार हम इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से। अब देखिए एल्यूमिनियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। Fe2O3 भी सॉलिड फॉर्म में, Al2O3 भी सॉलिड फॉर्म में, Fe भी सॉलिड फॉर्म में। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है सैंपल प्रॉब्लम नंबर 4। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, देन आपके 4 लेक्चर विल गेट ओवर। कार्बन डाइसल्फाइड है, बर्न कर रही है एयर, मतलब ऑक्सीजन में क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहले पहला स्टेप कर लेते हैं, मतलब वर्ड इक्वेशन। तो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, इसको ही सिंबल्स या आपके फॉर्मूले में लिखना। तो कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, CS2। ऑक्सीजन का क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो O2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, CO2। और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, SO2। स्टेप 2 ऑल्सो ओवर।
अब हमें करना है इसे बैलेंस। तो नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं कि एस, ओ और सी में कितने हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट साइड। अब एस कितना है 2, प्रोडक्ट में कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, प्रोडक्ट में कितना है 2 + 2 4, तो दोनों ही बैलेंस नहीं है। कार्बन कितना है 1, कार्बन है कितना 1, तो ये आपका सिर्फ बैलेंस है, बाकी दोनों आपके बैलेंस नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सल्फर है आपका 2 और यहाँ प्रोडक्ट में है 1, तो 2 बनाने के लिए मुझे पूरी इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इक्वेशन क्या बन गई CS2 + O2 gives CO2 + 2SO2। अब कार्बन भी 1 है, कार्बन भी 1 है, सल्फर भी 2 है, सल्फर यहाँ भी 2 है, ये तो हो गया। सिर्फ रह गया ऑक्सीजन की मिस्ट्री। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 + 2 4 है। अब इसे 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप नंबर ऑफ एटम्स देखो कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। देखो कार्बन में कितने हैं 1, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड में। सल्फर कितना है 2, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। ऑक्सीजन कितना है 2 × 2 4, 2 + 2 4, ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। CS2 + (2O2) gives CO2 वेट बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, वी हैव डन वन मिस्टेक। इसमें इधर आप देखो तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये तो आपने ठीक लिखा, लेकिन इधर आप जब आते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 + 2 6, तो यहाँ पे कितने हैं आपके 6, जबकि यहाँ कितने हैं आपके 4। अब इसको यहाँ पे 6 बनाने के लिए तो इंस्टेड ऑफ 2 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे किससे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3 से, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 6। ठीक है, रियली अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, बट थैंक यू, यू टोल्ड मी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3, CS2 + 3O2 gives CO2 + 2SO2। अब लास्ट स्टेप मतलब कंडीशंस बतानी है। तो CS2 कैसे एग्जिस्ट करता है, लिक्विड के फॉर्म में, O2 गैस की फॉर्म में, CO2 गैस की फॉर्म में और SO2 गैस की फॉर्म में। डन। अब लास्ट प्रॉब्लम रह गई, दैट इज सैंपल प्रॉब्लम नंबर 5। उसमें क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न कर रही है एयर, फिर ऑक्सीजन के साथ वाटर देने के लिए और सल्फर डाइऑक्साइड देने के लिए। तो स्टेप 1 लिख लेते हैं, दैट इज वर्ड इक्वेशन में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, क्या दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गई स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है, फॉर्मूलाज या फिर सिंबल से रिप्रेजेंट करना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है आपका बेटा H2S, क्या होता है आपका H2S, प्लस ऑक्सीजन का होता है O2, वाटर का होता है H2O, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2। थर्ड स्टेप है इसे बैलेंस करना। तो नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं, HSO में कितने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2, इधर भी कितना है 2, तो 2 2, सल्फर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3। तो ये दोनों चीज तो इसमें बैलेंस है, सिर्फ एक चीज है जो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 है इधर वाली साइड, जबकि इधर आपके पास कितना है 2 + 1 3, 2 + 1 3। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों साइड क्या हो, ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो जाए बराबर। एक साइड है 2, एक साइड है 3, तो अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इधर हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक साइड हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक साइड इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो क्या होगा, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 3 इंटू 2 6, इधर कितने हो गए 4 प्लस 1 5 हो गए, इधर कितने हो गए हमारे पास 5। लेकिन इधर 2 लगाने से सल्फर कितने हो गए मेरे पास 2, यहाँ पे कितना है 1, तो मुझे यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे और अच्छे समझते हैं, ध्यान से देखिए। H2S हमारी नॉर्मल इक्वेशन क्या बन रही थी, H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। ठीक है, हमने इधर क्या देखा कि हाइड्रोजन और सल्फर तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन मेरी 2 है, यहाँ पे मेरी 2 प्लस 1 3 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन आ गई 6, लेकिन यहाँ मेरे पास आ गई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, क्या मेरी ऑक्सीजन। ठीक है, एक चीज तक ये अंतर है कि अभी ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ एटम्स लिखूं रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो अब मेरे पास हाइड्रोजन का यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2, ये तो भी बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ कितना आ गया 2, तो ये हमारा बैलेंस अब नहीं रहा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5। अब सल्फर को यहाँ पे 2 बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, मुझे इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो ये हो गया 2H2S प्लस 3O2 गिव्स H2O प्लस 2SO2। अब देख लेते हैं कि हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। अब देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 2, तो ये बैलेंस नहीं रहा। सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 6, जबकि यहाँ पे है 5। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2। अब इस साइड 4 बनाने के लिए मुझे इस पूरे टर्म को किससे करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इक्वेशन क्या आ गई, 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, अब देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे। हाइड्रोजन की साइड कितना है रिएक्टेंट साइड पे 4, यहाँ भी कितना है 4, ये बैलेंस हो गई। सल्फर 2, यहाँ पे भी 2। ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6, 2 प्लस 4 6, तो सारे क्या हो गए हमारे बैलेंस्ड हो गए। हमारी क्या आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन। अब सिंपल क्या रह गया, अब रह गया इसके अंदर कंडीशंस को पुट करना। तो एक बार हम दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं, 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। तो लास्ट स्टेप क्या है, H2S किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2S आपकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अगर देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड एग्जिस्ट करती है आपकी एज अ गैस, ऑक्सीजन एज अ गैस, वाटर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है एज अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, और SO2 आपकी क्या है गैस। ठीक है, सो विद दिस आपकी ये रिप्रेजेंटेशन हो गई एक बैलेंस्ड इंफॉर्मेटिव मैनर में। सो अब मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे किस तरह से इक्वेशन को हम एक बैलेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन केस कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स इज ऑलवेज देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग माय वीडियो।